हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेप्लिका वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीन बनाने के क्या मेथड्स होते हैं। उनमें से हमने 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए थे: लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स और सब यूनिट वैक्सीन्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैंने आई बटन में वो वीडियो शेयर की हुई है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के मेथड्स जो वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में। जो लोग बायोटेक्नोलॉजी से या बायोलॉजी से हैं उनको तो पता ही होगा कि रिकॉम्बिनेंट किस चीज़ को बोलते हैं। जब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है और उनसे एक नई चीज़ बनाई जाती है तो उस चीज़ को रिकॉम्बिनेंट बोला जाता है और उस पूरी प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। कुछ ऐसा ही होता है इस मेथड में। आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया या वायरस का प्लाज्मिड लिया जाता है, जैसे कि इस केस में वैक्सीन या वायरस का प्लाज्मिड लिया गया है। फिर प्लाज्मिड में एक जगह होती है, एक साइट होती है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट बोला जाता है, जहाँ से इसको क्लीव किया जा सकता है। फिर इस प्लाज्मिड के अलावा हम लेते हैं जिस पैथोजन के अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी है उसका डीएनए। उसके डीएनए का भी वो पार्ट लेते हैं जो कि उसकी एंटीजन प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर सिजर्स की हेल्प से रिस्ट्रिक्शन साइट को क्लीव कर देते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन साइट पर प्लाज्मिड को क्लीव कर देते हैं, काट देते हैं। फिर इस जगह पर हम ये पैथोजन का डीएनए लगा देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये प्लाज्मिड बन जाता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इस केस में वैक्सीन प्रोमोटर के एकदम पास में पैथोजन के डीएनए को लगाया गया है, यानी कि पैथोजन के जीन को लगाया गया है। अब क्या करेंगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको लेंगे और जो वैक्सीन या वायरस उसको लेंगे, इनको एक ही कल्चर में ग्रो कराएंगे। उस कल्चर में क्या होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये जो वैक्सीन या वायरस है ये इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ले लेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे वैक्सीन या वायरसेस ले लेंगे, पर कुछ ले लेंगे। फिर हम उन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या वायरसेस को, जिन वायरसेस ने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ले लिया है, उनको बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या वायरस। हम उन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या वायरस को सेलेक्ट कर लेंगे टिश्यू कल्चर से विद द हेल्प ऑफ बीआरडीओ सिलेक्शन मेथड। सेलेक्ट करने के बाद अब ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या वायरस आया है ना, यही फिर हम वैक्सीन की तरह यूज़ करेंगे और इसको होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। जब इसको होस्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो होस्ट के अंदर ये एक्सप्रेस करेगा पैथोजन के जीन्स को, यानी पैथोजन के डीएनए को। तो जो हमारी बॉडी है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी इस पैथोजन के लिए और मेमोरी भी डेवलप कर लेगी। तो इस तरीके से काम करता है ये वैक्सीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो है कॉन्जुगेट वैक्सीन। जैसे कि हमने सब यूनिट वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या किया जाता है कि पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस ना लेके उसका कुछ पार्ट ले लिया जाता है, और ये किया जाता है रिस्क अवॉइड करने के लिए, जो कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में होता था कि पैथोजेनिसिटी का रिवर्सल हो जाता था और फिर होस्ट में बीमारी हो जाती। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सब यूनिट वैक्सीन को बनाया गया था। पर सब यूनिट वैक्सीन में ये प्रॉब्लम थी कि वो पूरी इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। बी सेल को एक्टिवेट कर देते थे पर टी सेल रह जाते थे और मेमोरी भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती थी। इस चीज़ को सही करने के लिए कॉन्जुगेट वैक्सीन का यूज़ किया गया। इस मेथड में क्या होता है कि जो पार्ट होता है बैक्टीरिया या वायरस का, उसके साथ कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाती है, अटैच कर दी जाती है, यानी कॉन्जुगेट कर दी जाती है, जिससे कि उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में देखिए क्या होता है, इस केस में दिखाया गया है कि कैसे पॉलीसेकेराइड यूज़ किया गया है बैक्टीरिया का और उसके साथ टॉक्सोइड को अटैच कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन बन जाएगा, ये अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर देगा इम्यूनिटी को। इसका एग्जाम्पल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए बनाया गया वैक्सीन। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करता है, यानी ये बीमारी का नाम है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो इसकी वैक्सीन बनाने के लिए क्या किया गया था, इस बैक्टीरिया से तो लिया गया था इसका कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड और इसको जोड़ा गया था टिटनस टॉक्सोइड के साथ। तो ये बन गई थी हमारी कॉन्जुगेट वैक्सीन और इसको यूज़ भी किया गया। और फिर ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस थी इसको इरेडिकेट कर दिया गया पूरी तरीके से। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है वैक्सीन का। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जो कि है मल्टी सब यूनिट वैक्सीन। अब हमने इतने सारे वैक्सीन पढ़े हैं जिसमें हमने ऐसे वैक्सीन्स पढ़े हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अलावा
जो कि ज़्यादा इम्यूनिटी को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि बी सेल को एक्टिवेट कर देते थे, टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। उसका रीज़न ये भी था कि एंटीजन इतने अमाउंट में हम नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि वो रेप्लिकेट तो नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो हम डेड वायरसेस भी देते हैं, कई बार हम सब यूनिट्स भी देते हैं, तो वो मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाते, तो इतने अमाउंट में नहीं पहुंच पाता एंटीजन। एक तो ये भी पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर हमें टी सेल को एक्टिवेट करना है, तो टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए हमें इंट्रासेलुलरली यानी सेल्स के अंदर एंटीजन को भेजना पड़ेगा। इस चीज़ को सॉल्व करने का काम किया मल्टी सब यूनिट वैक्सीन्स ने। इसमें क्या किया गया, ऐसा सॉल्यूशन निकाला गया जिससे एंटीजन को ज़्यादा अमाउंट में भी भेजा जा सकता है और इंट्रासेलुलरली भी भेजा जा सकता है। इस मेथड में हेल्प ली गई मिसल्स की, कि उनके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि हेड से तो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल से हाइड्रोफोबिक होता है। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन से, जो बनी होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। तो अब क्या किया जाता है, में हम एंटीजन देते हैं, तो जो एंटीजन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में भी पहुंचता है और इंटरसेलुलर भी पहुंचता है। तो अब हमने इसमें 3 चीज़ें यूज़ की हैं, इस्कॉम, मिसल और लिपोसोम। इनका सबका फंडा यही है कि एंटीजन को इंट्रासेलुलरली पहुंचाना है और ज़्यादा अमाउंट में पहुंचाना है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इस्कॉम है, इसके अंदर एंटीजन है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा, तो ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है और एंटीजन को अंदर डिलीवर कर देता है, यानी पहुंचा देता है। फिर जब एंटीजन अंदर पहुंच जाता है, यानी कि सेल के अंदर पहुंच जाता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रूट होता है कि वो MHC1 से प्रेजेंट होगा। तो MHC1 उसको प्रेजेंट करता है सरफेस पे। फिर क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर टी सेल रिस्पॉन्स आ जाता है। तो इस तरीके से एक पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, टी सेल भी और बी सेल भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, DNA वैक्सीन। ये जो DNA वैक्सीन मेथड है ये बहुत ज़्यादा न्यू है। न्यू इसलिए है क्योंकि कमर्शियली अभी तक कोई भी DNA वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है, पर बहुत सारी वैक्सीन्स पर काम किया जा रहा है, यानी बहुत सारे डिजीज़ को लेके DNA वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं कि इसमें होता क्या है। DNA वैक्सीन में क्या किया जाता है कि प्लाज्मिड DNA को लिया जाता है, उसके ऊपर एंटीजेनिक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं, और फिर उस प्लाज्मिड को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है होस्ट की मसल्स में। अब जो होस्ट के सेल्स होते हैं वो उस DNA को नेचुरली ले लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं। अब उस DNA के 2 फेट हो सकते हैं, या तो वो DNA ऐसे ही पड़ा रह सकता है सेल में, या फिर वो DNA क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, यानी होस्ट के क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकता है। दोनों ही केसेस में वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पैथोजेनिसिटी तो है नहीं, सिर्फ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, जिससे हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको पहचान लेगा और एक्टिवेट हो जाएगा, और क्या करेगा, उसके लिए मेमोरी बना लेगा। कई बार क्या होता है कि डेंड्रियाटिक सेल्स जो कि एंटीजन्स को लेते हैं और प्रेजेंट करते हैं ताकि टी सेल बी सेल एक्टिवेट हो सके, वो उसको ले लेंगे और प्रेजेंट कर देंगे ताकि टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो जाए और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो ये तरीका होता है, ये कंसेप्ट होता है DNA वैक्सीन का। तो यही सब मेथड्स होते हैं वैक्सीन बनाने के। कोई भी नई वैक्सीन जो भी बनाई जाती है वो इनमें से किसी एक मेथड को चूज कर कर ही बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।